ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए जी आप अपना सवाल। एक सवाल आपसे, आमतौर पर ये सोच देखी जाती है कि अगर पति का हुक्म नहीं माना जाता है तो उसको भी हिंसा के दायरे में समझा जाता है, लेकिन इसको एक सामाजिक सोच मिली होती है, क्या ये उचित होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप भी मानती है ऐसा? नहीं ना, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आजकल के समाज में तो जब पति पत्नी बिल्कुल जैसे कहते हैं एक रथ के दो पहिए हैं, तो वो दोनों ने बराबर चलना चाहिए। और जब दोनों ने भी अपने काम बांट लिए हैं, डिवीजन ऑफ लेबर अच्छी तरह हो चुका है, तो दोनों भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की समझ से और एक दूसरे के विचार जानकर समझकर आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल। मैम, 56% महिलाएं पति द्वारा घरेलू हिंसा को सही मानती हैं और 75% महिलाएं परिवार की इज्जत की खातिर घरेलू हिंसा चुपचाप झेलती हैं। क्या ये सोच सही है? यहाँ पे बात है को एग्जिस्टिंग की। जैसे जब हम जो ये देख रहे हैं ना, जो पति पत्नी का रिश्ता है, जब तक दोनों एक दूसरे को अपना पार्टनर नहीं मानेंगे तो इस तरह की सोच वहाँ पर ग्रो होता है। आजकल जो इस तरह की जो हिंसा आ रहा है, जहाँ देखा जाता है, वहाँ पे ये जो अभी चर्चा चल रही थी ना कि कैसे एक दूसरे को हम डोमिनेट कर सके, और खासकर जहाँ पे ये आता है कि तुम मेरा हुक्म मान के चलोगी और मेरे अंदर में रहोगी और जैसा मैं कहूँगा वही करोगी, जहाँ वहाँ पे वो औरत अपना जवान खोलना शुरू करती है या जवाब देती है, वहीं पे ये क्लास शुरू हो जाता है कि तुम बोल नहीं सकती हो। और ये जो आप बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। पर हमारी जो परंपरावादी जो पितृसत्तात्मक जो सोच जो दिमाग में भरा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा ये एक दूसरे को हम देते जा रहे हैं। और इसी का ये नतीजा है कि आज मेरा बेटा कर रहा है, मेरा बेटे का कल जो बेटा होगा वो उसको करेगा, वो ये एक दूसरे को हम विरासत में देते जा रहे हैं। इसको रोकने की जरूरत है हमें। अगला एक सवाल है। मेरा सवाल सुमन मैम से है। रिहेबिलिटेशन होता है, जैसे कई रिलेटिव्स ने मिलकर रिहेबिलिटेशन कराया या CAW सेल से हुआ या पंचायत में होता है, तो उसके बाद भी अगर पति का ट्रीटमेंट खराब रहता है तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस है? कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं। अगर वो दोबारा से अप्रोच कर सकती हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को या पुलिस के पास दोबारा आ सकती हैं कि मैंने ये ट्राई किया है एंड इट हैज फेल्ड, और जो भी लीगल एक्शन बनता है उसके ऊपर शी इज एंटाइटल्ड टू टेक दैट लीगल एक्शन। ये है कि एक तो आई थिंक गिविंग अ ट्राई इज गुड। अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, सो इफ यू गो टू द स्पेशलिस्ट नेचुरली यू गेट अ क्योर। अगर नहीं होता है तो तब naturally go for a surgery, whether it's a surgical separation of a relationship. अगला एक सवाल ले। सामाजिक सोच और परिवार की पृष्ठभूमि कितना मायने रखती है? वैसे तो अपना अपना नजरिया है इसमें कि सामाजिक सोच क्या है और समाज में मेरे परिवार की प्रतिष्ठा क्या है। नेचुरली अगर परिवार की प्रतिष्ठा किसी फॉल्स सूट पे आधारित हो तो इसीलिए ऑनर किलिंग्स हो रही है। ये भी एक तरह की हिंसा ही है कि मेरा समाज में मेरी नाक कट रही है, मेरी जाति में शादी नहीं हुई है, तभी ये ऑनर किलिंग हुई है। मेरे एक सिंपल उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जो मेड है वो हमेशा कहती है कि अरे आज उसका मुंह सुजा हुआ अगर दूसरे दिन मैं देखूं क्या हो गया तुम्हें, कहते नहीं कल नहीं इन्होंने मारा ना 2-4 लगा दिए। मैंने कहा फिर तू हंस के बता रही क्या हुआ दीदी, कोई बात नहीं है, अगर मैं नहीं मार खाऊंगी तो वो दूसरी के पास चला जाएगा। मतलब ये क्या है कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानती हूँ या मेरी ये छोटी मोटी हिंसा अगर मैं नहीं सहन करती हूँ तो मैं पूरी तरह से निग्लेक्ट हो जाऊंगी। तो ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे जैसे कहा है, सुमन जी ने भी कहा है, हमारे वकील साहब ने भी कहा है, इसके लिए प्रोविजन है। लेकिन अगर हमारी मानसिकता में हमें बदल नहीं हो रहा है, ये जागरूकता, ये अवेयरनेस हमारे बीच में नहीं आती है, तब तक इसके ऊपर हल निकालना हो रहा है लेकिन बहुत लेट हो जाएगा। अगला सवाल में मेरा प्रश्न सुमन मैम से है कि NCR हो या FIR हो, दोनों सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ही करता है, और जनरली ऐसा होता है कि पैसा लेके सेटलमेंट करवा लेते हैं वो, और या फिर अच्छी रिपोर्ट नहीं लगाते, तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन रह जाता है? NCR इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती जब तक मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं होता, बिकॉज ये माना गया NCR इज अ वेरी ट्रिवियल मैटर जिसमें स्टेट के रिसोर्सेज नहीं लगने चाहिए। FIR होती है, उसमें ऑफ कोर्स पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसी सोसाइटी के पार्ट हैं। इफ यू वांट द सिचुएशन टू इम्प्रूव, अभी तो असेसिबिलिटी दिल्ली में इतनी बढ़ गई है, यू कैन अप्रोच एनी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, यू कैन राइट, ईमेल डाल सकते हैं आप, चिट्ठी डाल सकते हैं,
एंड इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो अवेलेबल हैं टू हेल्प यू आउट। और जब आपका चार्जशीट या चालान फाइल करते हैं कोर्ट में, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है और ये नहीं है। तो आई डोंट थिंक, और आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज कम आउट विच गिव्स यू स्पेसिफिक राइट्स कि आप पूछ पाएं कि मेरी कंप्लेंट थी उसमें क्या हुआ है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं उस सिस्टम को चेंज करने का। अगर नहीं करेंगे तो फिर कांट हेल्प इट, देन वी कैन जस्ट कंप्लेन, वी कैन कीप ऑन कंप्लेनिंग without having any stake in the system. So it depends on you, your police. अगला सवाल बराड़ जी से मेरा एक सवाल है कि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति भी इसमें फंस जाता है और उसको आपके कोर्ट में साबित कर दिया जाता है, तो ऐसे भी केस आए होंगे आपके यहाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं आप? हम ही लोग, सोसाइटी से ही लोग निकलते हैं जो ये बताते हैं कि आप इसका यूज या मिसयूज करिए। अब ज्यादातर लड़कियों की तरफ से कोशिश करी जाती है इसका मिसयूज करके इतना स्ट्रॉन्ग केस बना दिया है जिससे हमारा सेटलमेंट, जो हमारा राजीनामा है, वो कुछ हमारे कंडीशंस पे अच्छा हो जाए। ये तो मेंटली लड़की के दिमाग में आ जाता है, फैमिलीज के दिमाग में, कि अब हमें सेपरेट होना, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो क्यों ना वी शुड हैव दैट प्रोबेबल पाउंड ऑफ फ्लेश छोड़ने से पहले। तो इसमें मैंने पहले भी आपके शो में कहा है, और अब ये यंगस्टर्स हैं, ये भी आगे सोसाइटी को फॉर्म करेंगे, मिसयूज बराए करम इन प्रोविजंस का मिसयूज करना बंद किया जाए और इनको मिसयूज की नियत से ना देखा जाए। उससे क्या होता है, जो जेन्युइन केसेस हैं उसके ऊपर भी उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगला सवाल है, मैं राजेश जी से सवाल करना चाहूंगा कि कई बार पुरुष भी ये मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो जाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल देखा है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कई बार कहती है कि मेरे टेलीविजन को ना चलाओ क्योंकि मेरे घर से आए, मेरे ये शर्ट ना पहनो क्योंकि मेरे पिताजी ने दिए हैं। तो इस तरह की अगर जो की बातें आए तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? मुझे खुशी है कि आपने इस हिस्सा का दूसरा पहलू भी उजागर किया है, नहीं तो बात इस तरफ ही जा रही थी कि सिर्फ ये हिंसा महिलाओं के प्रति ही है। बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि आज सवेरे ओपीडी में मेरे पास, मैं बात कर रहा था समीना जी से, एक ऐसा ही केस देखने को भी आया है कि हाँ, इसके दूसरे पहलू में पुरुष भी कई बार शिकार होते हैं। रहा सवाल कि भाई उसको हैंडल कैसे करें, तो उसमें जहां तक सवाल पुरुष का है या महिला का है, इलाज दोनों के लिए वही होता है कि हमें ये पहचानना है कि ये एक इमोशनल अब्यूज है। देखिए, अब्यूज कई बार क्या होता है, बहुत सी बार पुरानी फिल्मों में देखा होगा, यदि जिन्होंने देखा है, कि ओम प्रकाश जी का एक कैरेक्टर दिखाते थे, वो बड़े आराम से फैमिली चलाते रहते थे बगैर किसी पजलिंग के, जो ओम प्रकाश कैरेक्टर थे। जब जरूरत पड़ती थी साल में एक बार, या उसमें मूवी में यूजुअली अंत में दिखाते हैं कि वो अपनी बात डंडे से कह दिया करते थे। बहुत सी बात समाज में या परिवार में एक अच्छा बनाए रखने के लिए एक समझदार इंसान, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो इस तरह से बिहेव करती हैं कि परिवार अच्छे से चलता रहे। तो यहां पे पहली चीज तो हुई कि वो अपने आप को पहचाने। दूसरी चीज हुई कि वो उसको करने के लिए रोके, क्योंकि उसको कोई दूसरा नहीं बदल सकता है। आप में हीन भावना है, आप इंफीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, तो उसको कोई दूसरा नहीं बदलेगा, आप ही बदलेंगे। तीसरा पॉइंट आता है उसके अंदर अपने आप को उभारने के लिए कि यदि सामने वाले में कोई तकलीफ है, जैसा हमने बताया मानसिक बीमारी का हिस्सा है, उसके तहत है, तो उसका इलाज कराया जाए। सिंपल स्टेप्स हैं। अदरवाइज ऑल्सो ऑप्शन है डिवोर्स, हिंदू मैरिज एक्ट में भी डिवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रुएलिटी, दिस इज कवर्ड। ये क्रिमिनल उसमें नहीं आता है, बट सिविल रेमेडी है कि आप डिवोर्स सीख कर सकते हैं ऐसा स्पाउस से जो आपको मेंटली अपसेट कर रहा है, वेदर इट्स फॉर मेन और फॉर वुमेन। सर, मैंने कई बार देखा है कि आपस में महिलाएं भी बैठती हैं तो वो बात ये करती हैं कि अपने अपने पतियों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, और जिसका परिणाम ये होता है कि कई बार जो है वो ना बढ़ चढ़ करके बोलने लगती है और पति को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी अनफेयर मीन्स का भी इस्तेमाल करने कहीं ना कहीं इन सब चीजों से नहीं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से को दरगुजर करने की जरूरत है। सवालों के दौर को हम यही थामते हैं। और एक अहम बात कि घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत बहुत से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन भावनात्मक हिंसा को साबित कर पाना बेहद मुश्किल काम लग रहा है, किसी हद तक नामुमकिन। ज्यादातर औरतों का ये मानना है कि कम से कम मारपीट तो नहीं हो रही है, कड़वा बोला जा रहा है या अपमानित किया जा रहा है, सह लेंगे। और वहीं पुरुषों का भी परिवार से भावनात्मक लगाव कुछ यूं हो जाता है कि वो ज्यादती होने के बाद भी इस डोर को तोड़ना नहीं चाहते। कैसे अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन, अवसाद, हीन भावना और कुंठा को खत्म कर अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को खुशियों की सौगात से नवाजा जा सकता है, जानते हैं आखिरी राय में। सुमन जी, बेशक ये जो एक इमोशनल अब्यूज है ये इंसानियत के लिहाज से भी शर्मनाक है। कैसे एक हिंसा मुक्त समाज की कल्पना की जा सकती है और उस सपने को पूरा किया जा सकता है?
बिल्कुल की जा सकती है। मेरा यही सजेशन है कि ये अधूरी जिंदगी मत जिए। डोंट थिंक दैट दिस इज अ नॉर्मल रूटीन वे ऑफ लिविंग टू बी सैड एंड टू सफर। अगर आपको लग रहा है, सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर ये नहीं, आफ्टर द प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो इफ यू कांट स्टे टुगेदर, स्प्लिट बट बी हैप्पी। कहीं ना कहीं खुश रहें, ये सबसे अहम है। वरुण जी, आपकी आखिरी राय। देखिए, मैं सिर्फ कानून की नजर से बात कह सकता हूं कि कानून, मैं पहले भी कह चुका हूं, कानून एक डेटरेंट है। डराने के लिए कानून रिफॉर्मिस्ट नहीं हो सकता। कानून की जरूरत तब पड़ती है जब सारी सिचुएशन, सारे अपॉर्चुनिटीज फेल हो जाती हैं। तो अगर आप कानून से एक्सपेक्ट करें कि कानून सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा, नहीं। कानून वहां बैठा हुआ है जहां किसी से कुछ कंट्रोल नहीं होता, तो उसको सजा देने के लिए कानून बैठा है। रिफॉर्म, जो जागरूकता है, वो समाज के अंदर आएगी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने कभी एक जमाने में कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो पहले फॉलो होती थी हिंदुस्तान में, वो जागरूकता के साथ उनको इतना रूढ़िवादी समझा गया और इतना क्रूअल समझा गया, उन्हें बंद कर दिया गया। इसी तरीके से ये जो आज इमोशनल अब्यूज का इश्यू है, ये भी समाज के अंदर जागरूकता आएगी तब होगा। आज की जो लड़कियां हैं, कल वो सास बनेंगी। जो आज उन्होंने पढ़ाई करी है, उनका एजुकेशन लेवल उस वक्त उनके रिफ्लेक्ट करेगा। तो नेचुरली दे विल बी बेटर ह्यूमन बींग्स, जो अपनी डॉटर इन लॉज को और अच्छी तरह ट्रीट करें। बहुत अच्छी बात। रीना जी, मेरे पास तो वही जो एक केस है, उसका उदाहरण मैं हर जगह देती हूँ। जब मैं उसको पूछती हूँ कि तुम आजकल इतना खुश कैसे रहती, क्या तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया है घर में? बोलते ठीक कुछ नहीं हुआ है, चल वैसे ही रहे। पर वो जितना हिंसा, जितना भी मेरे साथ कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर लेती ही नहीं हूँ चीजों को। मैं अपना बिंदास रहती हूँ, अपना मैं काम कर रही हूँ, कमा रही हूँ, अपने बेटे को पाल रही हूँ। और मैं हिंसा देना उसका काम है, लेना तो मेरा है ना, मैं नहीं ले रही हूँ। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी, तुम कितना देते जाओगे, लो मत ना, अपना बिंदास रहो और जीवन को जियो। बिंदास जीने की जरूरत है। राजेश जी, एक कॉम्प्लेक्स इशू है, हमें समझना है। आपका एक पैनल ही दर्शा रहा है कि इस इशू का कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमें इसको पहचानना है, खुश रहने की कोशिश करनी है, अपने को शाबाशी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब इसमें अधिकतर लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं, वो अपने को शाबाशी दें बीच बीच में जब वो अच्छा करें। और एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत, मैं ये कहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि जब शुरुआत ही हो रही है उसको पहचान लें और उसी समय दूर कर लें। कहीं ना कहीं एकदम शुरुआत में ही अपना इलाज अगर करा लें और एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिल लें तो बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। मृदुला जी, किसी भी तरह का अतिरेक, एक्सट्रीमिज्म, वो बहुत ही बुरा है। मुझे नहीं कहाँ कहना चाहिए, वो मुझे समझ आना चाहिए। बस अब इसके आगे नहीं। मैंने अपने आप को इतना भी गिराना नहीं चाहिए कि जहां मेरे ऊपर पैर रख के जाने के लिए लोग मजबूर हो जाएं। तो मैं इतना भी ना गिरूं या मैं इतना भी ऊपर ना उठूं कि बिल्कुल ही लोगों को नीचे कुंठित करूं और बहुत घृणा से मैं उनकी तरफ देखूं। कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान का ख्याल जरूर रखें। चलते चलते सिर्फ इतना कि अपने साथी को दुख पहुंचाने के बजाय अपने अंदर छिपी कमियों को तलाशने की एक कामयाब कोशिश जरूर कीजिए। कामयाब शादीशुदा जिंदगी के लिए सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है, पर उनमें लचीलापन होना भी जरूरी है। एक दूसरे की खुशियों का मान रखते हुए अपनी तरह से उसे जीने का सिर्फ एक मौका दें। एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए जिंदगी का सफर तय करें। और सबसे अहम बात कि भूल से भी अपने बच्चों को इमोशनल अब्यूज का शिकार ना बनाएं और ना ही आपसी लड़ाई में उन्हें शामिल करें। और कामयाब जिंदगी का मूल मंत्र है कि छोटी छोटी कमियों और गलतियों को नजरअंदाज करें, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता अपने आप में सबसे खूबसूरत और काबिल एहतराम है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि चाहे जिस नाम से पुकारो मुझे, चाहे जिस नाम से पुकारो मुझे, जिंदगी हूं तुम्हारी, गुजारो मुझे। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और एक बहुत ही हसास मौजू पर हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का भी शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रिपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं।